चलिए क्लास 10 में कंस्ट्रक्शन में आगे देखते हैं। देखिए इसका मैं आपको आइडिया पहले दे दूं क्या हम करने जा रहे हैं। हम ना एक ट्राइंगल हमें कोई भी दिया होगा, ठीक है, और उस ट्राइंगल के सिमिलर हमें दूसरा ट्राइंगल बनाना है, ठीक है ना। सिमिलर जब होते थे ट्राइंगल तो आपने देखा था कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते थे, सेम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बना है, इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है, लेकिन अगर ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो दोनों आप बोलते थे एंगल 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 से क्या है, सिमिलर है। थोड़ा सा ध्यान अगर आप यहाँ पर दें, मैंने क्या किया, इसको उठा के इसमें फिट कर दिया, समझ में आई बात, ठीक है। तो कैसा फिगर आएगा, इसको उठा के अगर मैं इसमें फिट कर दूं, ध्यान दें प्लीज, ए बी सी और इसका नाम है जी ई एफ, ओके। तो देखिए ए बी सी और जी ई एफ अगर दोनों सिमिलर है, ठीक है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मैं इसको उठा के इस पे फिट कर रहा हूं, तो ये वाला जो ई है वो किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, बी के साथ। ये पॉइंट जी कहां पड़ा होगा, ए बी पे, और पॉइंट एफ सी के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। मतलब कैसा फिगर आएगा, ध्यान से देखिए जरा प्लीज। उठाया ऐसे रख दिया मैंने, ये वाला एंगल मतलब एंगल ई अगर एंगल बी के इक्वल है तो फिट हो जाएगा, और आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ए ये मैं लेंथ ले रहा हूं, यहां मैंने फिट किया, यहाँ पे जी आ जाएगा, कोई दिक्कत है। ये वाला लिया मैंने, यहाँ फिट किया, यहाँ एफ आ जाएगा, ठीक है। और ई किसको कोइंसाइड कर जाएगा, बी को, ई किसको कोइंसाइड कर जाएगा, बी को, ऐसा कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिमिलर है। अगर ऐसा आएगा इसका मतलब जीएफ किसके पैरेलल होना चाहिए, एसी के, तभी तो बीसी क्या होगी, ट्रांसवर्सल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल कहलाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अदर वे राउंड भी हम बोल सकते थे, हम क्या बोल सकते थे कि बड़े वाले को उठा के किस पे फिट कर दिया, छोटे वाले पे, तब भी बी ई को क्या करता, कोइंसाइड, और फिगर ऐसा ही आता। मतलब दो केस हो सकते हैं, ठीक है ना, दो केस हो सकते हैं। कभी तो ध्यान से समझिए जरा प्लीज, छोटे वाले को जब आपने बड़े वाले पे रख के फिट किया तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के अंदर आता है, करेक्ट, समझ में आई बात। मतलब ट्रायंगल बड़े वाले के अंदर हो सकता है, ठीक। अदर वे राउंड हम बोल सकते हैं, अगर बड़े वाले को छोटे वाले पे फिट किया तो इसी चीज को उल्टा भी तो बोल सकते हैं, क्या कि बड़ा वाला छोटे वाले के क्या आ गया, बाहर। समझ में आई बात। ऐसा कब होता है, अभी हम करके देखते हैं, सुनिए। स्केल फैक्टर से ये आप डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, स्केल फैक्टर से। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी तो आपको स्केल फैक्टर दिया रहेगा 3/4, मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा ना, ध्यान दें प्लीज, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो आपको जो ओरिजिनल ट्राइंगल दिया हुआ है, ओरिजिनल ट्राइंगल जो दिया हुआ है, जैसे ओरिजिनल कोई ऐसे देगा, बोलेगा इसके सिमिलर बनाओ, तो इसके सिमिलर जो आप नया ट्राइंगल बनाएंगे वो इसके अंदर फिट हो जाएगा, करेक्ट। ये याद रखिएगा, जी। ऐसा कब होता है, जब स्केल फैक्टर क्या होता है, लेस देन 1। स्केल फैक्टर क्या होता है, जब लेस देन 1। एग्जाम्पल के तौर पे 3/4, जब न्यूमरेटर इज लेस देन, दैट इज, इसका मतलब क्या है, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। दूसरा देखिए, ऐसा भी हो सकता है अगर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा आएगा, इफ, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन, अब स्केल फैक्टर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, इज ग्रेटर देन 1, मतलब जैसे कि 5/3 विच इज ग्रेटर देन 1, तो आपको जो ट्राइंगल दिया रहेगा, करेक्ट, जैसे आपको बोला ए बी सी हमने आपको दे दिया है, और ए बी सी के सिमिलर एक ट्राइंगल बनाइए, तो जो ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर आएगा ना वो उससे बाहर निकल जाएगा, मतलब साइज में कैसा आएगा, बड़ा। देखिए कुछ ऐसा आएगा वो, ये करेक्ट। अभी भी क्या बना, जी, ये बी के साथ ई कोइंसाइड, अभी भी ट्राइंगल जी ई एफ बना, लेकिन वो ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा बना।
समझ में आई बात? नया ट्राइंगल दिए हुए ट्राइंगल से छोटा, साइज में छोटा, लेकिन एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग इक्वल। तो नया ट्राइंगल जो कि GEF है, जिसको कि हमें सिमिलर बनाना था किसके? ABC के, वो ट्राइंगल के अंदर तब बन जाता है या ट्राइंगल से छोटा तब बन जाता है जब स्केल फैक्टर 1 से छोटा होता है। और नया ट्राइंगल GEF, या इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो आप, दिए हुए ट्राइंगल ABC से बड़ा या उसके बाहर निकल जाता है साइज में, कब? जब स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है। कोई दिक्कत है? दोनों केस में आपको करके दिखाता हूं। कल वाली क्लास में हमने क्या सीखा था कि हाँ, लाइंस को कैसे हम दिए गए लाइन को कैसे हम दिए गए रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए पहला मैं क्वेश्चन आपको लेता हूं यहां पर, उससे मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या है। अच्छा, इसके पहले एक बात और समझ लीजिए प्लीज। ट्राइंगल बनाने की जितनी ट्रिक्स हैं, मैं तो यहाँ जनरल मेथड ले रहा हूँ। ट्राइंगल बनाने की जितनी ट्रिक्स हैं जो कि आपको क्लास 9 तक पढ़ाई गई हैं या क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया था, कैसे दिया याद है आपको? ट्राइंगल तो बनाना सीखा होगा ना? हाँ, जैसे कि बोलता था कि एक लाइन खींच लीजिए 7 सेंटीमीटर की और एक एंगल दिया है आपको 60 का, और ये वाली लाइन दी है 6 सेंटीमीटर की, फिर इसको इससे मिला दे। इस तरीके से ट्राइंगल बनाना आपने सीखा होगा। ट्राइंगल बनाना आपको आना चाहिए। कुछ केसेस में लेके ट्राइंगल बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल बनाना हमने छोटी क्लासेस में सीखा, वो हमारा एम नहीं है। ट्राइंगल बनाना आपको आना चाहिए। तो अभी मैं जनरल फॉर्म लेने जा रहा हूं, मतलब एक ट्राइंगल मुझे दिया, कैसा ट्राइंगल है वी डोंट नो, तो हम एक ट्राइंगल ले लेंगे रैंडमली ऐसे, ओके। और उस ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल बनाना क्लास 10 में, ये हमारा एम है। बट आप श्योर कर लें कि आपको ट्राइंगल बनाना आता हो, ओके। बट मैं कुछ केसेस लूंगा जिन बच्चों को नहीं आता है, पहले मैं जनरल केस लूंगा, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एबीसी। इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी मुझे गिवन है। देखिए मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ये एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सपोज एबीसी, करेक्ट। ये देखिए, ओके, ये देखिए, ये मैंने बना लिया ट्राइंगल एबीसी। इसके अब ये ट्राइंगल अभी तो रैंडमली मैंने ले लिया ना कोई भी, लेकिन क्वेश्चन में कैसे आएगा? पहले कोई ट्राइंगल बनाना होगा, वो आप छोटी क्लासेस के नॉलेज से बनाओगे, उसके सिमिलर एक बनाओगे पहला। तो एक ट्राइंगल एबीसी, उसके सिमिलर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है विद इट्स साइड इक्वल टू, इट्स किसके लिए लगा हुआ है? ये इट्स लगा हुआ है जो नया ट्राइंगल बन के आने वाला है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही छोटा सा बताता हूं अभी। ये आपका असली ट्राइंगल है, नए वाले ट्राइंगल का जो साइड होगा वो इस ट्राइंगल के साइड का 3/4 होगा। मतलब नए वाले ट्राइंगल का साइड इस ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा, क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से क्या है? मतलब अभी आपको पिक्चर मैंने बना दी थी, आपका ट्राइंगल कुछ ऐसे आने वाला है। नया ट्राइंगल होगा आपका ऐसा कुछ A', which will be similar to ABC। ये पिक्चर आपके दिमाग में फिट है? अब इसका पहले मीनिंग समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जो नया ट्राइंगल है उनके जो साइड्स हैं, नया ट्राइंगल A', अभी आएगा, हम लोग करेंगे, उनकी जो साइड्स हैं, मतलब A', is equals to 3/4 of the original triangle's side। ये इसका मीनिंग है। अब समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है? नए ट्राइंगल की जो साइड होंगी वो ओरिजिनल ट्राइंगल के साइड का 3/4 होंगी। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब दिस विल बी लेस देन दिस। बात समझ में? इसी तरीके से मैं और कमेंट कर सकता हूं, A', कर सकता हूं कि नहीं? A', विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ द AC। यही रीजन है, देखिए लेंथ में छोटा है। एक और कमेंट कर सकता हूं मैं, BC' इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द AC। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, स्केल फैक्टर का ये मतलब होता है। कोई दिक्कत है? स्केल फैक्टर की मीनिंग समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये तो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए जिसका नाम क्या होगा? ABC। अब इसके सिमिलर मुझे ट्राइंगल बनाना है, पिक्चर मुझे पता है पूरा मेरे माइंड में कि ट्राइंगल अपना कहां आने वाला है, अंदर,
ओके ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एक्यूट एंगल विद साइड BC। ध्यान दें प्लीज, एक एक्यूट एंगल बनाती हुई आप रे बनाएंगे, किसके साथ? इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताइए? जो जो करते जाएंगे यहां लिखते जाएंगे। ड्रॉ एनी रे BX, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ एनी रे BX making an acute angle, making an acute angle, ओके ये एक्यूट एंगल किसके साथ बनाता है बताइए? BC के साथ, तो इसका नाम BX होगा। मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC, ओके, ऑन द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स A, on the side opposite to the vertex A। BC की कैरेक्टरिस्टिक भी बताई गई कि BC वर्टेक्स A के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड है, वर्टेक्स A के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से, पॉइंट नंबर 2 में क्या करते हैं, अपना स्केल फैक्टर चेक करिए। चेक कर लिया स्केल फैक्टर? बताइए मुझे स्केल फैक्टर में न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा। जो भी बड़ा हो वो है कितना बताओ? 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4। जो बड़ा होता है ना, याद रखिए, चाहे स्केल फैक्टर आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा हो 3/4 टाइप का, जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, चाहे आपको स्केल फैक्टर 5/3 टाइप का दिखाई पड़ रहा है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दोनों ही स्केल फैक्टर में कोई टेंशन नहीं है। जो बड़ा नंबर है ना वो आप सिलेक्ट कर लो। ऊपर वाले में कितना सिलेक्ट होगा? 4। नीचे वाले में कितना सिलेक्ट होगा? 5। प्यारा, अभी हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में जो ग्रेटर नंबर है वो हमने सिलेक्ट कर लिया, और ग्रेटर नंबर सिलेक्ट करने के बाद BX पे इक्वल लेंथ के उतने ही आर्क लगा दीजिए। मतलब कितने आर्क लगाए BX पे? 4। ठीक है, लगा लेते हैं। 1, कंपास हिलाना नहीं है नहीं तो लेंथ खराब हो जाएगी। 2, 3, 4। इसको ब्लैक कलर से कर देता हूं ताकि दिख जाए। 1, 2, 3, 4। इसके नाम रख देते हैं B1, B2, B3, B4। कोई दिक्कत है बताइए इसमें? तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने किया वो हम नोट कर लेते हैं। लोकेट 4, लोकेट 4, ब्रैकेट में लिख देंगे। ये 4 कहां से आया? द ग्रेटर ऑफ 3 and 4 इन द फ्रैक्शन 3/4। ये बात समझ में है? स्टेटमेंट लोकेट 4 कहां से आया? इस फ्रैक्शन 3/4 में जो भी ग्रेटर है, ओके। हाँ, लोकेट 4, ब्रैकेट वाली चीज कुछ बता रही है उसे मैंने लिख दिया है, आप पढ़ोगे ऐसे। लोकेट 4 फिर पॉइंट्स, locate 4 points that are and these points are B1, B2, B3, B4। ठीक है ना? ठीक है, so that किस तरीके से लोकेट करेंगे बताइए कैरेक्टरिस्टिक उसकी। so that BB1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3 is equals to B3 B4। सभी की लंबाई कितनी होती है? सेम, कल भी किया था। इसके बाद क्या करेंगे? ज्वाइन B4C। ठीक है ना? ज्वाइन B4C, B4 को C से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, क्या किया? B4 को C से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? and draw a line B3 and draw a line, join B4C and draw a line, और उस लाइन का नाम है B3 ज्वाइन अ लाइन थ्रू मतलब से होकर जाती हुई। किससे होकर जाती हुई? B3 से। ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3
दैट इज B3C डैश। ध्यान दे प्लीज, अभी मैं कर नहीं रहा हूं, बस मैं लिख रहा हूं। B3 से मैं कैसे लाइन ले जाऊंगा, ऐसे, जो कि किसके पैरेलल होगी, B4C के। और यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, C डैश, करेक्ट। यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, C डैश। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ज्वाइन या ड्रॉ अ लाइन थ्रू B3, हाँ, दैट इज पैरेलल टू B4C एंड इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट C डैश। तो यही लिख लेते हैं, draw a line through BC, that is B3C dash, which is parallel to, so that B3C dash is parallel to B4C, so that B3C dash is parallel to B4C, which intersect, which किसके लिए लगाया मैंने, B3C dash के लिए, which intersect BC at C dash, जो कि BC को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, C dash पे। अब सुनिए, याद है आपको कुछ, हाँ, मुझे अगर B4 के पैरेलल B3 से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और B3 से क्यों, ये तो मैं बताना ही भूल गया। B3 से क्यों, क्योंकि स्केल फैक्टर में छोटा वाला नंबर कौन सा है, 3। तो स्केल फैक्टर में जो छोटा वाला नंबर होता है, उस पॉइंट से ये B4C के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करें। पैरेलल ड्रॉ करने का तरीका पता है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे रखेंगे B4 पे, ये ओके। कंपास हिलाना नहीं है, B3 पे रख के भी इतना बड़ा एक आर्क लगा लेंगे। फिर क्या करना था, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ये ऐसे लगा और ये ऐसे लगा। उसके बाद क्या था, याद है आपको, ये जितना खुला हुआ था एंगल उतना ले लेते हैं, ये ओके। फिर कंपास को यहां पे रख के यहां पे एक आर्क लगाते हैं। फिर याद है आपको, B3 पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, यहां से इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे। बन गया कि नहीं, B3C डैश, दिस इज C डैश, B3C डैश विच इज पैरेलल टू B4C। अब इसके बाद एक और काम करना है, C डैश से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, AC के, ठीक है ना। तो पहले नोट कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू किसके पैरेलल ड्रॉ करना है, AC के, पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट। अब किसको इंटरसेक्ट करेगी वो, हाँ, इंटरसेक्ट AB एट कौन से पॉइंट पे करेगी, A डैश, लेट्स से, ओके। तो हाँ भाई, फिर से C पे रखेंगे और C से क्या बनाएंगे, एक आर्क, उतना ही आर्क C डैश पे रख के बनाएंगे, ओके। इसको डार्क कर लेता हूं। और फिर क्या करते थे, जितना ये है, एक तो ये स्लिप हो जाता है ना, ये ऐसा यहां पे रख के ये एक पॉइंट ये मिला, दूसरा ये मिला, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे स्केल से। ए बी को कहां पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है, लेट अस से ए डैश। आपके पास एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया, दैट इज, कलर नहीं करना है आपको, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूं, शेड नहीं करना है। ए डैश बी सी डैश, ओके। देन हम नोट कर लेंगे, देन ट्राइंगल
A dash B C dash is the required triangle. कोई दिक्कत है? अब इसका जस्टिफिकेशन देखिए, इसका जस्टिफिकेशन क्या ये कंस्ट्रक्शन काम करता है, प्रूफ करिए। जस्टिफिकेशन सुनिए, जस्टिफिकेशन में याद होगा आपको, कल जब आपने दिए हुए लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड किया था, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं कि B4 को B3 कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये 1, तो 3:1, ठीक है ना। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं B3, मैं क्या लिख सकता हूं B3 is to B3B4 is equals to कितना हो जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3:1। इसमें कोई दिक्कत है? बट आपने कल देखा था ट्राइंगल BCB4 में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगती थी, और BB3 is to B3B4 will be equal to BC dash is to C dash C. तो this implies that BB3 की जगह BC dash over C dash C will also be equal to 3/1. ओके, उसके बाद अब देखिए क्या करना है। अब आप जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ना उसकी साइड ले लीजिए, ओरिजिनल ट्राइंगल का एबीसी का साइड BC, ओके, BC ओवर नए वाले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल ट्राइंगल का BC और नए ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग BC डैश का रेशियो ले लीजिए, ठीक है ना। BC ओवर BC डैश ले लिया इज इक्वल्स टू, अब सुनिए BC को आप क्या लिख सकते हैं, BC डैश प्लस C डैश C, BC डैश प्लस C डैश C ओवर BC। कोई दिक्कत है? नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, BC ओवर BC डैश इज इक्वल्स टू, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BC डैश ओवर BC प्लस C डैश C ओवर BC। कोई दिक्कत है बताइए इसमें? हाँ, अच्छा कुछ गलत किया मैंने, डिनोमिनेटर में BC डैश। अब देखिए BC डैश गेट्स कैंसिल्ड, दिस इंप्लाइज दैट BC ओवर BC डैश इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 1 प्लस C डैश C ओवर BC। ओके, हाँ अच्छा, ये दो पार्ट्स में ब्रेक किया था तो ये BC डैश होना चाहिए, डिनोमिनेटर में BC डैश था। कोई दिक्कत है इसमें? बट अभी आपने देखा था यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें, BC डैश ओवर C डैश C कितना था 3/1, लेकिन आपको यहाँ कितना मिल रहा है, C डैश C ऊपर मिल रहा है, BC डैश नीचे, तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा C डैश C ओवर BC डैश इज इक्वल्स टू 1/3। LHS में रेसिप्रोकल कर दिया, RHS में भी कर दिया, और C डैश C ओवर BC डैश की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, BC ओवर BC डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस C डैश C ओवर BC डैश कितना होता है 1/3, ठीक है। इसके बाद यहाँ जगह तो बची नहीं है, मैं यहाँ करता हूं, उसे देखिए आप, या फिर मैं यहाँ करता हूं, देखिए क्या है, BC ओवर BC डैश इज इक्वल्स टू कितना आया था 1 प्लस 1/3 कितना होता है, एलसीएम लेंगे तो 3 का 1 का एलसीएम 3 होता है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 1 4/3 कितना आ गया 4/3। बट हमको क्या दिखाना था, हमको ये दिखाना था कि जो नया वाला ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो ओरिजिनल ट्राइंगल का क्या है 3/4। मतलब अभी मैं निकाल लेता हूं, मेरे नए वाला ट्राइंगल का साइड क्या है BC डैश, BC डैश को इधर भेजूंगा
3 इधर आएगा, 3 BC, 4 नीचे आएगा और BC डैश इधर चला जाएगा। अदर वे राउंड वी कैन से दैट BC डैश इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ BC। हुआ कि नहीं प्रूफ? है ना? ओके, तो अब इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं सिमिलरली। देखिए, सिंस ट्राइंगल A dash B C dash is similar to triangle ABC। रीजन कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? क्यों? ये वाला एंगल इसके इक्वल ही आपने बनाया था, ठीक है, जिसके कारण ये इसके पैरेलल हो गई थी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग से ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों में कॉमन है, दोनों सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर है तो वी कैन राइट A dash B, याद है सिमिलरिटी वाला चैप्टर, A dash B ओवर AB is equals to BC dash over BC is equals to A dash C dash over AC। लेकिन अभी अभी आपने देखा था BC dash बाय BC का वैल्यू निकाला था आपने, BC dash बाय यहां से ला सकता हूं कि नहीं मैं? फिर से BC dash बाय ये BC नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये वाला अगर 3/4 है और ये अगर इसके इक्वल है और ये अगर इसके, तो सारे किसके इक्वल हो जाएंगे? 3/4। यही लाना था प्रूफ, मतलब जस्टिफाई हो गया है। वैसे मेरे ख्याल से शायद एग्जाम में जस्टिफिकेशन पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी अगर पूछ लिया गया तो इस तरीके से आप जस्टिफिकेशन करेंगे। कोई दिक्कत है बताइए इसमें? तो इसमें देखने वाली बात ये थी कि जो ट्राइंगल आपका बना जिसमें मैंने शेड किया है वो बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ही कवर हो जाता है, क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से छोटा है। दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे, उसमें स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है और ट्राइंगल कहां चला जाता है? बाहर। ठीक, इसको रब कर दोगे? दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या गिवन है आपको, उसका भी जस्टिफिकेशन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ABC विद इट्स साइड्स इक्वल टू 5/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपको कि ट्राइंगल कहां मिलेगा आपको? बाहर। इसलिए मैं इसको छोटा ही बनाता हूं। दिस इज ABC। ओके, पहला स्टेप बताइए क्या करते हैं? ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एन, तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एनी रे का नाम क्या रखेंगे? BX मेकिंग एन acute एंगल विथ BC। ओके, तो BC के साथ एक एक्यूट एंगल मिलाता हुआ रे बना दीजिए, बनाता हुआ रे बना दीजिए। ओके, दिस इज BX। स्टेप नंबर 2 क्या करते थे बताइए? स्केल फैक्टर में देखते थे कौन सा नंबर बड़ा है। स्केल फैक्टर क्या है? 5/3, उसमें कौन सा नंबर बड़ा है? 5। तो पॉइंट B से कितने आर्क्स लगाएंगे? 5 इक्वल रेडियस के आर्क। 1 2 3 4 5। ओके, इसको डार्क कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। नाम B1 B2
B3 B4 B5। ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। लोकेट 5 पॉइंट्स। स्टेप नंबर 2, लोकेट 5 पॉइंट्स और इसका रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में। द ग्रेटर ऑफ 5 एंड the greater of 5 and 3 in fraction 5 by 3. Draw 5 points, B1, B2, B3, B4, B5 so that BB1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3 is equals to B3 B4 is equals to B4 B5। ओके, उसके बाद क्या करते थे? ज्वाइन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बताइए? इसको ज्वाइन किया था B4 को ना, B4 को ज्वाइन किया था। ओके ठीक है, सुनिए एक नियम बना लेते हैं। किसको करते हैं? डिनोमिनेटर को। याद रखिएगा, ज्वाइन किसको करते हैं? यहां पे एक रूल लिख लीजिएगा, नोट रूल, ज्वाइन द पॉइंट corresponding to डिनोमिनेटर, करस्पॉन्डिंग टू डिनोमिनेटर। पिछली बार डिनोमिनेटर कौन था? 4, तो B4 से मिलाया था C को। इस बार डिनोमिनेटर कौन है? 3, तो हाँ, ज्वाइन द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू डिनोमिनेटर टू पॉइंट C। ये याद रखिएगा, हमेशा आप जो भी फर्स्ट ट्रायंगल बनाते हैं उसका नाम क्या होता है? ABC। ये प्लीज रूल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो B3 को किससे ज्वाइन करेंगे? C से। कर दिया। अब लास्ट इसमें देखिए थोड़ा सा एक रूल याद रखिए। रूल क्या होगा कि जैसे पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था, याद रखिए हमेशा डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट को किससे मिलाते हैं? एंड पॉइंट ABC के C से। फिर से याद रखिए, ज्वाइन द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू डिनोमिनेटर टू पॉइंट C। जैसे पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या था? 4 था, तो B4 को किससे मिला दिया था? C से। उसके बाद क्या करते हैं, जो बन के आ जाती है लाइन, जो भी लाइन बन के उसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं। कौन से पॉइंट से ड्रॉ करते हैं? करस्पॉन्डिंग टू न्यूमरेटर, करस्पॉन्डिंग टू न्यूमरेटर। पिछली बार हमने, एक बार हम क्लियर ही कर लेते हैं ना, नहीं तो बार बार ये क्यों कंफ्यूज आप हो जाओगे फालतू में। ये देखिए A B C, ओके, कुछ ऐसा था लास्ट क्वेश्चन में। B1 B2 B3 B4 तक था बस, ओके ठीक है। तो मैंने क्या बोला, C से किसको मिलाते थे? पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या था पिछली बार? 4, इसलिए B4 को पहले C से मिला दिया था। फिर अब ये जो बन जाता है, अभी भी हमने यहां किया है क्या? डिनोमिनेटर में क्या है? यहां देखिए 3, डिनोमिनेटर में क्या है? यहां 3, तो B3 से C को मिला दिया, ठीक है। पिछली बार क्या होता था, इसके पैरेलल कौन से पॉइंट से? न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट, न्यूमरेटर का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, न्यूमरेटर क्या था? 3, उसके करस्पॉन्डिंग क्या था? B3। B3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, तो ट्रायंगल कहां आना शुरू हो जाता था? अंदर, ठीक है, क्योंकि एक यहां से फिर ड्रॉ करोगे। यहां पे क्या होगा? रूल वही है क्या? न्यूमरेटर से अब न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, न्यूमरेटर क्या है यहाँ? 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? B5। वहां से इसके एक पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ट्रायंगल कहां आना शुरू हो जाएगा? बाहर। बात समझ में? तो इसके पैरेलल ऐसा ड्रॉ करोगे। इसको करने के लिए आपको BC को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और शायद आपको AB को भी आगे एक्सटेंड करना पड़ जाए, ठीक है ना। तो बस एक रूल याद रखिए, क्या? सबसे पहले जो C से मिलाते हैं वो कौन से पॉइंट को मिलाते हैं? हाँ, और अगर भूल जाओगे तो ऐसे सोच लो कि ABCD में D पहले आता है, इसलिए डिनोमिनेटर वाला काम पहले करेंगे और न्यूमरेटर वाला काम बाद में करेंगे, ऐसे सोच लो। ABCD में D पहले आता है, D से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाला काम पहले करेंगे, ऐसे सोच लो, ठीक है ना।
अच्छा, तो अब मुझे B5 से B3C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका आपको पता था, B3 से आर्क बनाएंगे और यहां पे कहां से बनाएंगे, B5 पे रख के, याद आया? ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके। उसके बाद यहां से देख लेंगे कितना खुला हुआ है एंगल, यहां से देख लेंगे, ये ठीक है। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, सी डैश। बाहर आने लगा ना ट्रायंगल, तो यहां पे पहले नोट कर लेते हैं, ज्वाइन B3 टू C, पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू डिनोमिनेटर, ओके। फिर क्या करेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल या ड्रॉ अ लाइन थ्रू B5, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B5 पैरेलल टू और ये B5 क्या है, पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू, B5 को लिख लीजिए, पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू न्यूमरेटर। तो ज्वाइन अ लाइन थ्रू B5 पैरेलल टू B3C, that is B5C dash parallel to B3C, ठीक है, which intersect BC at C dash when extended, ठीक है, intersect BC at BC dash when extended का मतलब समझते हो, जब BC को आगे बढ़ाया गया। फिर अब हो गया काम इजी, अब क्या करेंगे, C डैश से लास्ट पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू C dash, draw a line parallel to C dash, that is C dash A dash parallel to CA, intersects, किसको इंटरसेक्ट करती है, AB को, अभी करेगी, बनाया नहीं, AB intersects AB at point A dash when extended, किसको बढ़ाया जाता है, जब AB को, when AB is extended, okay, draw a line parallel to AC पैरेलल थ्रू कर लीजिए ना, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C dash, that is C dash A dash parallel to C, okay। तो ड्रॉ कर लेते हैं, C डैश से एक लाइन पैरेलल AC की अगर ड्रॉ करनी है मुझे, तो C पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे और C डैश पे रख के भी एक आर्क लगाएंगे, ट्रायंगल कहाँ आना शुरू हो जाएगा, बाहर, इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जितना खुला हुआ है उतना लेके यहाँ पे आर्क लगा देंगे, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और AB को एक्सटेंड करने पर A डैश पे इंटरसेक्ट करता है, नया ट्रायंगल इस बार कौन सा बना, A डैश B C डैश, ठीक है, देन A डैश
बी सी डैश इज सिमिलर टू ए बी सी। ओके, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन देखिए, जस्टिफिकेशन ओके, ट्राइंगल ABC, triangle ABC similar to triangle A dash B C dash Y। ये वाला एंगल इसके इक्वल आपने ही बनाया है, ये दोनों में सेम है तो ऑटोमेटिकली ये वाला सेम हो जाएगा। एंगल 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 से, ठीक है। अगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB ओवर A dash B is equals to BC ओवर BC dash is equals to AC ओवर A dash C। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब कल की तरह फिर से वही काम करेंगे, क्या कि BC ओवर BC डैश कितना होगा वो हम अलग से निकाल लें। BC ओवर BC डैश इज इक्वल्स टू, देखिए BC ओवर BC डैश मस्ट बी इक्वल टू BB3 ओवर BB5। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे, याद है आपको, हाँ। तो ये उस इक्वल हो जाएगा BB3 ओवर BB5। लेकिन अभी अभी आपने देखा BB3 को अगर हम लोग x टोटल कितना हो जाएगा 3x और पूरा कितना हो जाएगा 5x, तो सभी पार्ट्स इक्वल थे, 3x ओवर 5x, x कैंसिल हो जाएगा, तो BC ओवर BC डैश इज इक्वल्स टू 3/5। लेकिन आपको क्या लाना था, BC डैश का वैल्यू, तो यहां से वैल्यू निकालोगे, BC डैश कैन बी गिवन बाय 5/3 ऑफ BC, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और अदर वे राउंड वी कैन से दैट, फिर इसको इसके नीचे लाओगे या इसी को रेसिप्रोकल कर दो, तो BC डैश ओवर BC इज इक्वल्स टू 5/3। इस रिजल्ट को ले जाके कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो BC ओवर BC डैश सबको ऐसा फ्लिप कर दो, फ्लिप कह रहा हूं, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा A डैश B ओवर AB इज इक्वल्स टू BC डैश ओवर BC इज इक्वल्स टू A डैश C डैश ओवर AC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/3। यही लेके आना था कि नए ट्राइंगल्स के जो साइड होंगे वो ओल्ड ट्राइंगल के साइड्स के क्या होंगे 5/3 टाइम्स। न्यू ट्राइंगल के जो साइड होंगे वो लेंथ में ओल्ड ट्राइंगल के साइड के 5/3 होंगे, मतलब बड़े होंगे। 5/3 क्या होता है, 1 से बड़ा। ओके, इस तरीके से इसको हम करते हैं, करिए।